वो आसपास की फ्रीक्वेंसीज को करंट नहीं बढ़ाएगा। ऑलराइट, वो सिर्फ जो अपन को चाहिए उसी का करंट बढ़ाएगा। ऑलराइट, तो इसका क्वालिटी फैक्टर इससे ज्यादा अच्छा है। क्वालिटी फैक्टर एनसीईआरटी में दे रखा है, उसका बहुत गंदा डेरिवेशन कर रखा है। वो गंदा डेरिवेशन आप कॉपी कर लाइएगा, नहीं तो कम से कम रिजल्ट कॉपी कर लाइएगा। रिजल्ट इज वेरी यूजफुल। क्वालिटी फैक्टर प्लीज एनसीईआरटी से पढ़िए, काम आएगा। जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उसका कर्व इतना शार्प दिखेगा, नहीं तो फ्लैट दिखेगा। यदि कभी किसी ने वो रेडियो यूज किया वाला, तो उसमें कभी कभी अपन दो चैनल के बीच में नहीं फंस जाते। कभी चाइनीज में बोलता है, कभी फारसी में बोलता है। ऑलराइट, वो इसलिए क्योंकि अपना वो रेडियो ऐसे जमाने वाला है, तो वो फंस गया है। तो वो ये भी सुना रहा है, साथ साथ ये भी सुना रहा है। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में कर रखा है। प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां से कॉपी कर लीजिएगा। तो रेजोनेंस किस कंडीशन को बोलते हैं? इसको। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम हर बार अपने उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। यदि मान लीजिए मुझे चैनल 6 पे भेजना है, तो वहां चैनल 6 मैंने सेट कर दिया, तो उसके लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी इस समय रेजोनेटिंग है। तो क्या कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है उनको तो अच्छी तरह से रिसीव कर लेता है और बाकियों को डिस्कार्ड कर देता है। इस फ्रीक्वेंसी की यदि मैं उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा, तो फिर मुझे भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करना पड़ेगा। गॉट इट? जो भी उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी उस पर मुझे ट्रांसमिट करना होगा। राइट, उसके अंदर कैपेसिटर इंडक्टर लगे होंगे, मैं उसका बटन दबाता हूं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जब अपन रेडियो सुनते हैं तो उसमें भी अपन यही करते हैं कि अपन उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। मिलता उसको सब कुछ है, लेकिन वो करता सिर्फ इसी को अप। गॉट इट? ओके। सर्किट यदि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है तो कैसा सर्किट होगा? कैपेसिटिव कि इंडक्टिव? कैपेसिटिव होगा, क्योंकि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है तो एक्सी वुड बी ग्रेटर देन एक्सएल। तो ये भी एक याद रखने की चीज है कि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, सर्किट इज कैपेसिटिव। इधर तक सर्किट इज कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, और इसके आगे सर्किट इज इंडक्टिव। ठीक है? रीडाउट्स? किसी को कुछ भी समझ में आ रहा हो? आ गया? आ गया कैसे काम करता है ये? रेजोनेंस समझ में आ गया क्या होता है? जब XC इज इक्वल टू XL हो जाए तो। राइट, हम इसका उल्टा यूज करते हैं, हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं और सर्किट्स को उन फ्रीक्वेंसीज के लिए जिनको हमें चाहिए उनके लिए ट्यून कर लेते हैं। इसी को ट्यून करना बोलते हैं। बता दो ये सब, किसी कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो? नहीं? ओके। ओके, एनर्जी या पावर, ठीक है? प्रॉपर वर्ड इज पावर हियर। ओके, बढ़ू मैं आगे? नथिंग? ऑलराइट, तो सबसे पहले, इवन इफ बिफोर वी बिगिन वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि इंडक्टर, आपको कुछ पूछना था? ओके, ठीक है। इंडक्टर
अल्टीमेटली एनर्जी खाता नहीं है। क्यों? एक टाइम पीरियड बाद उसमें जितना करंट एक टाइम पीरियड पहले था एग्जैक्टली उतना ही है। एनर्जी जितनी रखी थी उसने सारी लौटा दी होगी। और यही बात कैपेसिटर के लिए भी ट्रू है। कैपेसिटर में भी एनर्जी डिसिपेट होने का कोई तरीका है कि नहीं है? कैपेसिटर में जो एनर्जी जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में स्टोर होती है और वापस मिल जाती है। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है वो भी वापस मिल जाती है। तो इफेक्टिवली यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि जब हम ये सर्किट पढ़ रहे होंगे एसी, तो इसके अंदर एनर्जी जाने का या एनर्जी गायब होने का रीजन कैन बी ओनली रेजिस्टेंस। L and C are not the primary cause of energy dissipation, but they are cause of impedance. ये याद रखिएगा, which leads us to very interesting points. ठीक है, impedance का cause है वो, लेकिन एनर्जी खाते नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी खाता रहता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। Now, for a series LCR circuit, there are two viewpoints we have. एक, हम किस रेट से पावर सप्लाई कर रहे हैं। पावर सप्लाई की रेट होगी E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझाऊं या समझ में आती है बात? ये सोर्स है E नॉट साइन ओमेगा टी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और किसी भी मोमेंट पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो V इंटू आई किसी भी इंस्टेंट पे, दिस इज द पावर सप्लाइड इंस्टेंटेनियस। पक्का? पक्का नहीं आ रहा समझ में? इंस्टेंटेनियस पावर ये है, इंस्टेंटेनियस हीट जो इसमें आ रही होगी, जो डिसिपेट हो रही होगी, वो कहां हो रही होगी डिसिपेट? सिर्फ रेजिस्टेंस में। इंडक्टर कैपेसिटर जो भी एनर्जी ले रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वापस मिलनी। ठीक है क्या? दिस इज इंस्टेंटेनियस हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन? I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इंटू आर। ये दोनों इंस्टेंट टू इंस्टेंट आप देखेंगे तो बराबर नहीं है। हो सकता है कभी ये बड़ा हो, तो उस केस में क्या हो रहा होगा? इस समय इंडक्टर और कैपेसिटर कुछ नेट एनर्जी खा रहे। हो सकता है किसी इंस्टेंट पे ये छोटा हो, ये बड़ा हो, क्योंकि उस समय इंडक्टर कैपेसिटर मिलके हो सकता है कुछ नेट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो रेजिस्टर को। तो ये दोनों को इंस्टेंटेनियसली बराबर होने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू विच वुड बी E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 का इंटीग्रल 0 से 1 टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 1 टाइम पीरियड वुड बी द एवरेज पावर। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा कुछ बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा कि नहीं कर पाएंगे? dt लिखना भूल गया हूं क्या मैं? यस, सो वेरी बैड। एवरेज ऐसे निकलेगा? नहीं आ रहा समझ में? निकालिए इसका एवरेज। इसका एवरेज आप निकाल सकते हैं? नहीं, मत निकालिए, छोड़ दीजिए। E नॉट I नॉट बाय 2 cos 5।
ये इसका एवरेज वैल्यू आएगा। ओके, इंटीग्रेट करना आप लोगों को भी नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, राइट। इसी तरह से यदि आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। ये तो बराबर नहीं दिख रहे या है? नहीं है? वाह, जेड का कॉस फाई क्या होगा? आर ही होगा। निकाल के दिखाऊं जेड का कॉस फाई? जेड का कॉस फाई 10 फाई याद करिए क्या था? एक्स ई माइनस एक्सएल बाय आर, विच इंप्लाइज कॉस फाई इज आर बाय जेड। सो जेड कॉस फाई इज आर। सो एवरेज वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए थी, आ भी रही है। एक टाइम पीरियड में एनर्जी खाई होगी तो किसने खाई होगी? सिर्फ रेजिस्टेंस ने। कोई कंफ्यूजन? यस, आपने लिखा कुछ भी नहीं है, पहले आप समझ रही है, ध्यान से लिख लीजिए ना, पहले लिख लीजिए ना। क्या लिखा मतलब? है क्या है ओमेगा और फाई? ये अरे तो पावर कहां कंज्यूम हो रही है अल्टीमेटली? सिर्फ रेजिस्टेंस में। ये हम चेक कर सकते हैं क्योंकि एक टाइम पीरियड बाद रेजिस्टेंस में बर्न्ड एनर्जी और सोर्स की सप्लाइड एनर्जी आर एग्जैक्टली सेम, लेकिन नॉट इंस्टेंट टू इंस्टेंट। इंस्टेंट टू इंस्टेंट दे में वेरी बिकॉज इंडक्टर और कैपेसिटर कुछ ना कुछ पंगे कर रहे। इज दिस ओके? कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है? ऑलराइट, इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाता है, वो मैं समझाना चाहूंगा। कुछ भी नहीं पूछना है तो डन। ओके, बढ़ा दो ये सब। सो हियर वी गो। एक टर्म होती रूट मीन स्क्वायर। किसी भी फंक्शन का यदि आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना हो तो वो क्या होगा? एफ स्क्वायर डी टी, यदि टी का फंक्शन 0 से टाउ अपॉन टाउ का अंडर रूट। समझ में आता है क्या लिखा मैंने? फंक्शन का स्क्वायर डी टी 0 से टाउ तक इंटीग्रल डिवाइडेड बाय टाउ। रूट मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो करंट है या जो वोल्टेज है इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। दैट वुड बी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेटेड फॉर वन टाइम पीरियड होल अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय टाउ। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इट इज वेरी वेरी इजी टू सी कि इट वुड बी आई नॉट बाय रूट 2। इसी तरह से वोल्टेज का आरएमएस निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2, राइट? इसलिए कई बार सारी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जनरली इस रिजल्ट को
ऐसे लिखना प्रेफर करते, ERMS, IRMS cos phi। इनफैक्ट 220 वोल्ट जो हम कहते हैं घर में आता है, वो कौन सी वैल्यू होगी? RMS। E0 which is also known as peak value, that is actually 220√2। RMS वैल्यू क्यों बोली जाती है, बात की जाती है? क्योंकि उसको यदि हम मल्टीप्लाई भी कर लें करंट से सीधे सीधे, तो हमको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितनी पावर ये खा रहा होगा। रफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि cos phi हमें मालूम नहीं है। ओके, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। cos phi का एक नाम है पावर फैक्टर। ओके, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस होते हैं, राइट, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस जो इंडस्ट्रियल सप्लाई लेते हैं, यदि हम मीटर देखेंगे ना, जो घरों में मीटर लगा होता है, राइट, वो बेसिकली उस करंट से जो एवरेज वैल्यू ड्रॉ हो रही है करंट की, राइट, I²R जैसी चीज को वो नापता है, राइट, नॉट I²R एक्चुअली, V0 I0 को नापता है बेसिकली देखा जाए तो, या IRMS ERMS को नापता है, वो cos phi नहीं नाप सकता। तो यदि आपका जो इंडस्ट्री है, जो सर्किट है, उसका cos phi गड़बड़ है, 1 नहीं है, राइट, तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक्चुअली तो आप करंट ड्रॉ बीच बीच में बहुत ज्यादा करते हो, क्योंकि पीक वैल्यू तो आपका Z तो ज्यादा है, राइट, तो आप ज्यादा करंट ड्रॉ करते हो, वो भले ही आप यूज नहीं करते हो, लेकिन वो करंट ड्रॉ एक ज्यादा हो रहा होता है। तो दे आर आस्क्ड इंडस्ट्रीज को कि आप अपने सर्किट्स में, जनरली उनको बोला जाता है, आप कैपेसिटर्स लगाइए खूब सारे, ताकि आपका जो रिएक्टेंस है वो 0 हो जाए और इंपिडेंस R के बराबर ही है। आप बोलेंगे कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज में मोटर्स होती है, जनरली मोटर्स आर लाइक इंडक्टर्स, तो उनको कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं ताकि बैलेंस आउट होके cos phi की वैल्यू 1 है। नहीं तो उनको अलग से चार्ज किया जाता है पावर फैक्टर के लिए, कि आपका पावर फैक्टर गड़बड़ है या तो उसको सुधारिए, नहीं तो, राइट। या यदि उन लोगों ने अपना मीटर सुधार लिया है अब, तो फिर अपन को अपने घर में Z को बैलेंस रखना चाहिए, रिएक्टेंस को 0 रखना चाहिए, ताकि हमारे को बिल सही आए। ऐसे डिवाइस भी आते हैं, आपने सुना हो तो, बिना चोरी के वो बिल कम कर देते हैं, राइट, मे बी दैट्स व्हाट दे डू, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, बट मे बी वो उसमें कैपेसिटेंस ऐड कर देते हैं ताकि रिएक्टेंस 0 हो जाए। देखा हमने, लगा सकते हैं घरों में, नहीं क्या छोड़ी, बट ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ERMS IRMS cos phi, नॉट ERMS IRMS, ठीक है। और ये भी लिख सकते, दोनों चीजें सेम है, फॉर्मूला बन जाएगा IRMS स्क्वायर R, दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय अ सर्किट, ठीक है। इस चैप्टर की SC वर्मा खत्म कर लीजिएगा, ओके। अगली क्लास में मैं इसके और एग्जांपल्स ले लूंगा।